हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने गद्य खंड का जो सारांश था टोटल 13 चैप्टर का, उसके सभी चैप्टर से हम लोगों ने सारांश को पढ़ा है, समझा है ना। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काव्य खंड में, है ना। हमारा दिगंत भाग जो है वो 2 भाग में बांटा गया था, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड, ठीक है। तो अब हम लोग काव्य खंड में आ चुके हैं। काव्य खंड का पहला चैप्टर है, ठीक है, और इसकी सारांश को हम लोग आज देखेंगे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, ओके। तो चलो दोस्तों, देखते हैं क्या है सारांश। काव्य खंड का पहला चैप्टर है कड़बक। और सबसे पहले सारांश लिखने का जो होता है उसमें लेखक परिचय देते हैं, जिसमें 2 मार्क्स मिलता है। और उसके बाद उस पद से, उस कविता से, या फिर अगर कहानी हो तो फिर उसके मुख्य पॉइंट को लिखा जाता है सारांश में, है ना। तो चलो बढ़ते हैं अपने सारांश की तरफ। चैप्टर का नाम है कड़बक और इसके लेखक जो हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक पाठ के जो लेखक है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं और इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। तो बहुत पुराने ये लेखक हैं, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1548 ईस्वी में हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी का जो निवास स्थान है वो है उत्तर प्रदेश और इनके पिता का नाम था मलिक राजे अशरफ। क्या नाम था? मलिक राजे अशरफ नाम था, ठीक है। तो दोस्तों इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है। कड़बक पद का सारांश कुछ इस तरह से है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कड़बक के प्रथम खंड में कहते हैं कि वह एक जैन के होते हुए भी गुणवान है। उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव है कि जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। कवि मोहम्मद जायसी जो थे वो एक आँख से ना उन्हें नज़र नहीं आता था, उनकी एक आँख जो थी वो ख़राब थी, ठीक है। उसके बावजूद भी वो बहुत बड़े कवि बनते हैं, वो बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर वो गुण होती है ना। अगर किसी से भगवान ऊपर वाले अल्लाह अगर कुछ छीनते हैं तो उसे बहुत कुछ देते भी हैं, है ना। आप ऐसा देखेंगे कि जिन लोगों के या फिर नज़र कम आता हो, कम सुनते हो, लेकिन उनमें कुछ खूबियाँ ऐसी होगी जो अच्छे खासे हट्टे कट्टे होंगे उनमें भी नहीं होता है ना। तो उसी तरह ये इनकी एक नैन नहीं थी, उसके बावजूद भी इनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ठीक है। ये कहते हैं कि मेरी काव्य को सुनने वाला पूरी तरह से प्रभावित होता है और मेरी काव्य को सुनने के बाद मोहित हो जाता है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने संसार में सदोष लेकिन प्रभावयुक्त दीप्यमान चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जायसी की कीर्ति उज्जवल थी लेकिन उनमें अंग भंग दोष था। अंग भंग दोष था। कवि कहते हैं कि वह समदर्शी थे क्योंकि उन्होंने संसार को हमेशा एक ही आँख से देखा। उनका वह आँख दूसरे मनुष्यों के आँख के तुलना में ठीक उसी प्रकार तेज था। कवि का कहना है कि भाई जिस तरह से ऊपर वालों ने दुनिया में, संसार में सदोष बनाया है, मतलब कुछ अवगुण चीज़ों को बनाया है, उसमें उसी अवगुण वाले चीज़ में बहुत से गुण को भी डाल रखा है। जैसे बोलते हैं कि दीप्तिमान चंद्रमा, मतलब चांद में कोई रोशनी नहीं है लेकिन उसके प्रभाव से लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब चंद्रमा के ऊपर देखो शेर व शायरी बनती है। चंद्रमा को मतलब आशिक लोग ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे मानो कि मतलब बहुत बड़ा कोई खजाना है ना। चांद के रोशनी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सूरज के रोशनी को जिस तरह से लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, उसी तरह से चांद पे पड़ने वाले सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है, उसके बाद जो चांद चमकता है उसके रोशनी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
है ना। तो वही बोलते हैं कि जिस तरह से चांद में दोष होते हुए भी उसे लोग जिस तरह से पसंद करते हैं, दीप्तिमान है, उसी प्रकार मेरे अंदर भी अंग भंग है, मेरी भी अंग कमज़ोर है, उसके बावजूद भी लोग मुझे पसंद करते हैं। जिस तरह से लोग दोनों आँखों से सारी दुनिया को देखते हैं, उसी तरह से मैं अपनी एक ही आँखों से देखता हूँ। लेखक बोलते हैं जिस प्रकार तारागान के बीच उदित हुआ शुक्र तारा, कवि कहते हैं कि जब तक आम के मंजरी में कोयलिया नहीं होता तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। समुद्र का पानी खारा है, इसलिए ही वह असुझ और अपार है। कवि बोलते हैं कि अगर आम का पेड़ में जो आम आने से पहले फूल होता है, जिसको मंजरी बोलते हैं, उसको इन्होंने बोला कोयलिया नहीं आता, तब तक आम नहीं आता। और जब तक आम में हल्का हल्का जब आम पकता तो उसमें कटीले नोक जैसा आता है। जब तक आम में कटीले नोक ना हो तब तक वो सुगंधित नहीं होता, और जो आम सुगंधित नहीं होता वो आम स्वादिष्ट नहीं होता। तो उसी तरह कई बोलते हैं कि अगर आम की खुशबू थोड़ी सी गंध लायक होती है, लेकिन उसकी स्वाद क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। उसी तरह मेरी आँख हो सकता है मेरी चेहरा को ख़राब करता हो, लेकिन मेरे अंदर जो गुण है वो हर किसी को मेरे तरफ मोहित करता है। इन्होंने बोला है कि अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो वो इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। अगर समुद्र का पानी मीठा होता तो लोग क्या करते, उसी को पीने का लायक बना देते, उसी से हर कोई अपना हर काम करता है ना। तो उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह पाती। लेकिन समुद्र का पानी खारा होने की वजह से समुद्र को लोग एक ताकत की तरह देखते हैं, है ना। उसका पानी खारा है, ये उसका अवगुण है, लेकिन वो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ये उसकी ताकत है। बोलते हैं सुमेरी पर्वत के स्वरमय होने का एकमात्र कारण यही है कि वह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। जब तक घड़िया सोना गलाने वाला पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु चमकदार सोना नहीं होता। कवि अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक आँख से रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। सभी रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। कवि बोलते हैं कि सुमेरु पर्वत जो है वो आज दिखने में सोने का जैसा है, वो सोना का है, लेकिन उसे सोना का बनने के पहले उसे शिव भगवान के जरिए, शिव भगवान के त्रिशूल से उसे क्या किया गया था, नष्ट किया गया था। अगर उस सुमेरी पर्वत को नष्ट नहीं किया जाता तो फिर अभी वो सोने का नहीं होता। ये कहते हैं कि सोना गलाने वाला जो एक बर्तन होता है वो बड़ा ही उटपटांग किस्म का होता है, देखने में खूबसूरत नहीं होता है, लेकिन जब उसमें गरम गरम सोना डाला जाता है तो वो गर्माहट के वजह से वो क्या होती है, गर्म होती है, और उसमें सोना का कुछ कुछ अंश लग जाता है। ठीक है, तो उस अंश के लगने से उस बर्तन की क्या होती है, वैल्यू बढ़ जाती है ना। यानी कि किसी भी, आप बोलते हैं ना कि भाई जब तक तुम सूरज के जैसा तपोगे नहीं तब तक तुम चमकोगे नहीं, है ना। यानी कि आपके अंदर जो अवगुण है उसे आप ना देखें, आप उस अवगुण के ज़रिए कौन से गुण को आगे ला सकते हो ये देखो। बोलो भाई मैं तो भाई मेरे से पढ़ा नहीं जाता है, मैं तो गरीब हूँ, तो भाई ये तुम्हारी एडवांटेज है, तुम्हारे पास मौका है ना पढ़ने का। कवि बोलते हैं कि मेरी आँख, एक आँख के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्ज्वल भाव वाले हैं। उन्होंने कहा है कि भाई मेरे एक आँख है, उस वजह से लोग, मुझे हो सकता है कि मेरे चेहरे से थोड़ी सी मतलब कि घृणा आती हो या फिर ये हो, लेकिन मेरे अंदर के जो गुण है, मेरे कवि शक्ति है, जो मैं शब्द बोलता हूँ उससे लोग मोहित हो जाते हैं, और बड़े दूर दूर से लोग आकर के मेरे सामने नमन करते हैं, मेरे पैरों को छूते हैं।
अगर वो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी साहब, तो भाई मेरा तो आँख ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं तो सिर्फ भीख मांगूंगा, ये करूँगा, तो फिर क्या होगा? उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं। लेकिन उन्होंने अपने उस दोस्त को रहते हुए भी, उनके अंदर दोस्त रहते हुए भी उन्होंने क्या किया? अपने अंदर एक कला जगाया, अपने अंदर विद्या को समाया, यानी कि नॉलेज को रखा, और आज वो बहुत बड़े कवि बन गए। ठीक है। कड़बक के दूसरे खंड में कवि कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। इस कविता को मैंने रक्त की लाइन लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगो भिगो कर गीली किया है। वो बोलते हैं दूसरे खंड में कि इस कथा को जब मैं बना रहा था, इन कविताओं को लिख रहा था, तो उस वक्त मैंने अपने अंदर के गुणों को रखा है, अपनी रक्त लई खून से लिखा है। मतलब वो खून से लिखा, मतलब अपने अंदर के बुराइयों को मार करके मैंने अपने अच्छाइयों को इसमें डाला है। उनके कविता को जब पढ़ोगे उनमें ऐसा भाव झलकेगा कि भाई इन्होंने तो पूरी संसार को समेट करके अपनी कविता में रख दिया है। ये बोलते हैं कि मेरे कविता को पढ़ने वाले लोग प्रेम की पीड़ा को समझ पाएंगे, उसमें होने वाले तकलीफ़ों को वो देख पाएंगे, है ना। इन्होंने बोला है कि मैंने अपने आंसुओं से भिगो भिगो कर गीला किया है इसे। वो अपने दुख को अपने कविता में लिखते हैं। ठीक है। वो बोलते हैं मैंने यह विचार करके निर्माण किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में वे रहे। वह राजा रतन सेन अब कहाँ कहाँ है? वह सुआ जिसने राजा रतन सेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की, कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ है राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप वर्णन किया? कहाँ है वह लवनवती, ललना रानी, पद्मावती? कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानी बाकी है, बची है। वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है। उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार उसके मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्द में याद रखेगा। कवि ने कहा है कि मैं अपने यादों को यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। मैं मर जाऊँगा तो मेरी यादें, मेरी लिखी हुई कविताएं लोग पढ़ेंगे और मुझे याद करेंगे। ये बोलते हैं कि कहाँ है वो रतसेन, कहाँ है अलाउद्दीन, कहाँ है वो राजा जिन्होंने इतना धन कमाया, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। उनके साम्राज्य और उनके सारा धन खत्म हो गया है, लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ बची क्या है? तो कहानियाँ बची हैं। उनके अच्छे और बुरे कर्मों को याद किया जाता है यह, ना कि उनके धन को, है ना। उनकी धन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनकी यादें जो है वो लोगों में रहेगी। उसी प्रकार मैं भी अपनी कविताओं को इस तरह से लिखूँगा, ऐसे अंदाज में लिखूँगा जिसको पढ़ने वाले लोग जब भी पढ़ेंगे तो मेरे को याद करेंगे, है ना। इन्होंने बोला कि मुझे धन अगर मैं कमाता तो वो ख़त्म हो जाता, लेकिन मैंने जो कविता लिखे हैं उनमें जो मैंने प्रेम डाले हैं, जो सीख डाले हैं, उससे लोग मुझे याद करेंगे। इन्होंने कहा है कि मैंने जो कविता लिखा है वो मेरे कलेजे के खून से रचित है। इनकी पूरी मेहनत थी उस कविता में। अब जैसे कि मान के चलो बच्चों, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पढ़ाए हुए ज्ञान को आप याद रखोगे और उस ज्ञान से मुझे याद रखोगे, है ना। कि हाँ भाई, एक भाई थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, है ना, उन्होंने ऐसा पढ़ाया था। तो उसी तरह से इन्होंने बताया है कि भाई मेरी अर्जित की हुई कमाई को लोग याद ना करेंगे, बल्कि मेरे लिखे हुए कविता को याद।
तो दोस्तों ये जो कड़बक पद थी वो 2 खंड में बटी हुई थी। प्रथम खंड में इन्होंने अपने शारीरिक समस्याओं को बताया है और बताया है कि भाई इनमें अवगुण होने के बावजूद भी गुण इनमें है ना। और दूसरे खंड में ये अपनी कविता की तारीफ़ करते हैं, ये अपनी पद की तारीफ़ करते हैं, है ना। ये बताते हैं कि मेरे पद के ज़रिए ही लोग मुझे पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे नोट्स कर लें और इसके जो MCQ वगैरह हैं वो भी आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले सारांश करवाया जा रहा है, उसके बाद फिर सबके प्रश्नोत्तर आएंगे और उसके बाद MCQ आएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग सब लगे रहेंगे, ठीक है। तो आज का चैप्टर जो है यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे और बहुत जल्द दूसरा चैप्टर भी आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।